जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें दिल्ली सल्तनत के समय और दिल्ली सल्तनत के बाद स्वतंत्र हुए भारतीय राज्यों को देखते हैं। इसमें भारत के उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में दोनों तरफ दिल्ली सल्तनत के अधीन जो शासन व्यवस्था चल रही थी, उसी के सामंत शक्तिशाली होकर नए राज्यों का गठन करते हैं और यह 14वीं शताब्दी के आसपास का काल होता है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र राज्य 14वीं शताब्दी ईस्वी में, तो उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य और दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्य। तो इसमें हम मूल रूप से दक्षिणी भारत के दो राज्य विजयनगर राज्य और बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे। और आइए जानते हैं उत्तर भारत के जो स्वतंत्र राज्य हुए थे 14वीं शताब्दी ईस्वी में, तो उसको देखा जाए तो पहला है जौनपुर राज्य। यह वर्तमान में यूपी में पड़ता है और इसके संस्थापक है मलिक सरवर। जम्मू और कश्मीर राज्य यह आज भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है, और इसके उस समय के जो संस्थापक थे शाह मीर थे। और तीसरा आप देखिए मालवा राज्य जो एमपी का क्षेत्र है, और एमपी मध्यकाल एवं प्राचीन काल में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में रहा है, इसलिए हर एक शासक मालवा पर अधिकार करना चाहते थे। तो उत्तर भारत में ये जो मालवा जो वर्तमान में एमपी का क्षेत्र है, वह दिलावर खां के नेतृत्व में मालवा राज्य की स्थापना होती है स्वतंत्र रूप से। और गुजरात राज्य जो वर्तमान में गुजरात में ही है, और यह मुजफ्फर शाह प्रथम के द्वारा स्थापित किया जाता है। और पांचवा देखिए बंगाल राज्य जो पश्चिम बंगाल आज भारत में है और बांग्लादेश से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है, तो उस समय बंगाल राज्य कहलाता था 14वीं शताब्दी में, और यह हाजी इलियास खां के द्वारा स्थापित किया गया है। तो आइए हमें दक्षिण के राज्यों को देखते हैं जो कि राज्य स्वतंत्र हुए हैं। पहला देखिए विजयनगर साम्राज्य, और यह दोनों राज्य विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जिसमें देखिए विजयनगर साम्राज्य यह कर्नाटक राज्यम भी कहलाता है, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा किया जाता है। और कहा जाता है कि यह काकतीय वंश के शासक के सामंत थे, और काकतीय वंश पर उस समय मोहम्मद बिन तुगलक या दिल्ली सल्तनत का आक्रमण हुआ था। वहां से इन दोनों भाइयों को पकड़ा गया था, और यह दिल्ली सल्तनत के बाद में कैद से मुक्त होकर वहां के राज दरबार में संलग्न हो गए। लेकिन हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत के राजकार्य में संलग्न हो गए। लेकिन दक्षिण में विद्रोह के समय हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने शपथ दिलाकर दक्षिण की ओर भेजा, लेकिन वहां आकर इन्होंने इस्लाम को त्याग कर एक नए राज्य की स्थापना की थी, जिसे विजयनगर साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसकी राजधानी हम्पी है। हम्पी का मूलतः अर्थ होता है खंडरों का शहर, लेकिन इसकी मूल राजधानी का नाम था हस्तिनावती, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य का भाग है। कर्नाटक में आज भी आप हम्पी के क्षेत्र को देख सकते हैं। दूसरा देखिए बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1347 में हुई थी, और इसके संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी राजधानी गुलबर्गा थी प्रारंभिक राजधानी, और बाद में इसकी राजधानी बीदर हो गई। तो आप इसको डिटेल में आप विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। आइए विजयनगर साम्राज्य को देखा जाए, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ संस्थापक कौन है? हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, और इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, संगम के 5 पुत्र थे, जिसमें से 2 पुत्र हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, यानी संगम वंश की स्थापना की थी। और देखिए विजयनगर का अर्थ होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, मतलब जीत का शहर, या इसको विजय का शहर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। और विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कहा जाता है विद्यारण्य संत ने ही इन्हें इस्लाम से पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। और इसकी राजधानी हम्पी या हस्तिनावती बनाई गई थी, और हस्तिनावती जो है वहां स्थित एक स्थानीय देवी का नाम है, जिसके नाम पर यह शहर की स्थापना की गई है। और जैसा कि हम्पी का अर्थ होता है खंडरों का शहर,
और यह तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। तो हम यदि विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य को जानने के लिए बहुत से स्रोत है, जिसमें से अगर देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत है, अभिलेखीय स्रोत है, जिसमें कुछ ताम्रपत्र मिलते हैं जिसमें विजयनगर साम्राज्य के समय के वस्तु स्थिति का वर्णन करते हैं वो भी, और कुछ यात्रियों के यानी विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत भी है। तो यात्रा वृत्तांत में भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पुरातात्विक स्रोत के रूप में सबसे पहले 1800 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित थे। उनका नाम देखिए क्या है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी नाम है। और इन्होंने ही सबसे पहले हम्पी के खंडरों को लोगों के सामने प्रकाशित किया था, मतलब उसके बारे में उत्खनन किया और लोगों को अपने जर्नल्स के माध्यम से बताया। तीसरा देखिए यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में एक इटालियन यात्री निकोलो कांटी का विवरण महत्वपूर्ण है। और दूसरा देखिए फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक है, यह भी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। इसके अलावा पुर्तगाली कुछ यात्री जिसमें नूनीज, डिमेंगो पायस और बारबोसा का नाम आता है, इन्होंने भी समय समय पर विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और आप इन यात्रियों को ध्यान में रखिए है किस वंश में, यानी अगर देखा जाए तो संगम वंश हो गया, सुलु वंश हो गया, तुलु वंश हो गया, अड़ाविडु वंश, तो किस वंश के किस राजा के समय इन्होंने यात्रा की, ये एग्जाम में प्रश्न इससे बनते हैं। प्रथम और बुक्का प्रथम में देखा जाए तो दोनों काकातीय राजवंश के सामंत के रूप में कार्य करते थे, लेकिन काकातीय वंश पर दिल्ली सल्तनत का आक्रमण होता है और हरियर और बुक्का दोनों भाइयों को पकड़कर दिल्ली ले जाया जाता है कैद के रूप में। बाद में इस्लाम कबूलने के बाद उन्हें राजकीय कार्य में दिल्ली सल्तनत में लगा दिया जाता है, लेकिन दक्षिण में जल्द ही विद्रोह हो जाता है और इसी विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाइयों को दक्षिण भेजा जाता है, लेकिन वहां वे विद्यारण्य के प्रभाव में आकर इस्लाम को छोड़कर पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित हो जाते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया था। देखिए जिसमें है प्रथम देखा जाए संगम वंश 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक है और ये हरियर प्रथम एवं बुक्का प्रथम द्वारा स्थापित है। दूसरा देखिए सालुब वंश है 1485 से 1505 में और यह सालुब नरसिंह के द्वारा स्थापित है। और देखिए तीसरा है तुलुब वंश है 1505 से 1570 और यह है वीर नरसिंह के द्वारा स्थापित किया गया है। और देखिए अगला है अड़ाविडु वंश है 1572 से 1652 ईस्वी तक है और यह तिरुमल के द्वारा स्थापित की गई है। तो ये 4 वंश काल क्रमानुसार आप ध्यान में रखिए, जैसे संगम वंश, सुलुब वंश, तुलुब वंश और अड़ाविडु वंश, तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप हो सके तो निमोनिम्स याद कर लीजिए, संगम वंश, सुलुब वंश, तुलुब वंश और अड़ाविडु वंश, यानी SSTA। तो इससे आप एग्जाम में प्रश्न को हल कर सकते हैं, याद रहेगा आपको। और जहां तक देखा जाए तो इसमें अगर देखें तो राजा कृष्णदेव राय जो कि एक प्रमुख शासक हुए हैं विजयनगर साम्राज्य के, तो वो तुलुब वंश के शासक थे और इनका कालखंड अगर देखा जाए तो 1509 से लेकर 1529 तक का रहता है और इसी समय विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर देखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए ऐसे इसमें बहुत से प्रसिद्ध शासक रहे, लेकिन कृष्णदेव राय का विशेष अपना स्थान है। वंश का अंतिम शासक सदाशिव होता है और सदाशिव के समय ही देखा जाए तो यहाँ पर राक्षस तांगड़ी या बनहट्टी या तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, जो कि एक निर्णायक युद्ध होता है और इसमें विजयनगर साम्राज्य ध्वंस हो जाती है। तालीकोटा का युद्ध या बनहट्टी का युद्ध या राक्षस तांगड़ी का युद्ध जो 1565 में होता है, उस समय सदाशिव के शासन काल में ही यह युद्ध लड़ा जाता है, जो बहमनी साम्राज्य के द्वारा विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दी जाती है, यानी हम्पी का एक तरफ से देखा जाए तो पतन हो जाता है। तो इसके बाद सदाशिव ने हम्पी से दूर अपने बचे हुए भूभाग पर पेनुकोंडा में शासन स्थापित की जाती है, लेकिन तिरुमल के द्वारा अड़ाविडु वंश की स्थापना तुलुब वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ कर की जाती है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। संगम वंश के एक एक शासक को हम क्रम से देखते हैं, जिसमें पहला हरियर प्रथम को देखा जाए
तो ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों में से एक है और दिल्ली सल्तनत के साथ इन्होंने युद्ध भी किया था और तुंगभद्रा और कृष्णा के द्वार पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था इन्होंने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा 1336 में की गई थी, लेकिन जब शासन प्रारंभ होता है तो पहला शासक हरिहर प्रथम होता है, जिसका कालखंड देखिए 1336 से लेकर 1356 है। लेकिन ये हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम शासक बनता है, जिसका कालखंड 1356 से लेकर 1377 है और उसके बाद हरिहर द्वितीय का शासन काल आता है, जिसमें 1377 से 1404 तक के हरिहर द्वितीय ने शासन किया था। तो अभी याद ध्यान रखिए, तो बुक्का प्रथम के विषय में इसने विजयनगर साम्राज्य को सुदृढ़ किया और इसने मुदक्कल के युद्ध में पहली बार साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन हसन शाह को पराजित कर मुदक्कल पर अधिकार किया। मतलब अब मुदक्कल पर विजयनगर साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। और एक इसमें महत्वपूर्ण घटना होती है जो कि जानने योग्य है और ये एग्जाम में प्रश्न हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसी युद्ध में पहली बार बहमनी साम्राज्य के शासक के मतलब अलाउद्दीन बहमन शाह ने बारूद का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध किया था। तो यह युद्ध 1337 में होता है। तो ध्यान रखिए कि भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग मुदक्कल के युद्ध में 1337 में बहमनी साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने बुक्का प्रथम के विरुद्ध किया था, यानी विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध किया था। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण नहीं की थी। और अब आइए हरिहर द्वितीय, जिसका कालखंड 1377 से लेकर 1404 तक है और इसने 1388 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर विजयनगर में गोवा को मिला लिया। और देखिए, गोवा पहले बहमनी साम्राज्य का भाग था, तो अब यह विजयनगर साम्राज्य का भाग हो गया हरिहर द्वितीय के शासनकाल में। और हरिहर द्वितीय संगम शासकों में प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और जैसा कि आप प्राचीन काल से जानते आए हैं कि महाराजा धीराज की उपाधि केवल स्वतंत्र शासक और शक्तिशाली शासक ही धारण करते थे। देवराय प्रथम का कालखंड 1406 से 1422 ईस्वी तक था और ये कहा जाता है कि एक ही शक्तिशाली शासकों में से एक थे। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों में से एक है। इसने कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था को साम्राज्य में सुदृढ़ करवाया था और तुंगभद्रा एवं अन्य नदियों पर बांध भी बनवाए थे, जिससे नगरों में जल की कमी नहरों के द्वारा दूर की जा सके। देवराय प्रथम के सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में काफी उछाल आई थी और साम्राज्य को समृद्धि की ओर ले गया था। और देखिए, इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के ही शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत में प्रचलित दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। तो ये दो तथ्य याद रखिए। अब देखिए, देवराय द्वितीय का, जिसका कालखंड है 1422 से 1446 ईस्वी तक और संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक है। इसे इम्माडी देवराय भी कहा जाता है। देखिए, उपाधि है इसका इम्माडी देवराय। और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर की यात्रा की थी। इसके अनुसार पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दिया जाता था। तो ये भी तथ्य ध्यान में रखिए। और कहा जाता है, जैसे फरिश्ता ने अपने वर्णन में लिखा है कि देवराय द्वितीय ने यह विश्लेषण किया था कि उसके साम्राज्य को बार बार बहमनी से हार क्यों मिलती है। तो इसके लिए इसने 2000 मुस्लिम धनुर्धरों की नियुक्ति अपने साम्राज्य में की थी, जिसके कारण प्रशिक्षण के उपरांत 60,000 धनुर्धर सैनिक तैयार किए थे। और इस प्रकार अगर पैदल सेना को मिला दिया जाए तो 2 लाख के करीब करीब एक विशाल सेना की फौज देवराय द्वितीय ने खड़ा की थी। तो ये फरिश्ता का विवरण है। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का वर्णन करते हुए लिखा है कि बीजानगर शहर ऐसा है जैसा ना आंखों ने देखा है ना कानों ने सुना है और इस संसार में इसके जैसा कोई नहीं है। अब्दुल रज्जाक जो फारसी यात्री था, जो देवराय द्वितीय के काल में आया था,
उसने विजयनगर के वैभव का वर्णन अपनी रचना में किया है। और फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुस्लिम धनुर्धरों को शामिल किया था। देखिए, और अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया एवं इन मुस्लिम धनुर्धरों को जागीरें भी बांटी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह इसने 2 लाख सैनिकों को एकत्रित कर लिया था और एक विशाल सेना का गठन किया था। कहा जाता है कि इससे मुस्लिम में धनुर्धरों को जो जागीर बांटी थी, तो इसके लिए मस्जिदों का भी निर्माण अपने साम्राज्य में कराया था और यहाँ तक कि गौ हत्या के लिए बूचर खाने भी बनाए थे देवराय द्वितीय ने। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे देखिए, देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा गया है, मतलब गजबेटकर की उपाधि यह धारण किए हुए था। और देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुनिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर टिप्पणी या टीका लिखी है, मतलब एक कमेंट्री दिया है इन्होंने। देखा जाए तो देवराय द्वितीय का कालखंड विजयनगर साम्राज्य के लिए एक वैभव का कालखंड रहता है। और आगे देखिए, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक शासक बनता है। इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा गया है। इसके समय कोई खास विजयनगर की उन्नति नहीं हुई थी। आगे देखिए, शासक बनते हैं विरूपाक्ष द्वितीय और उसके बाद प्रौढ़ देवराय द्वितीय, और इस पर सालू वंश का अधिकार होता है। प्रौढ़ देवराय द्वितीय इसके अंतिम शासक होते हैं। और इसके बाद सालू नरसिंह ने सत्ता का अपहरण कर लिया और सालू वंश की स्थापना की थी, जिसका कालखंड 1485 से 1505 तक रहता है। और देखा जाए तो इसमें भी कोई खास विजयनगर साम्राज्य की उन्नति नहीं हुई, यानी उसका विस्तार नहीं हुआ। सालू नरसिंह ने कुछ समय तक संभाला इसे, और उसके बाद इम्माड़ी नरसिंह ने 14 वर्ष तक लमसम शासन ने किया। और इसके बाद देखा जाए तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की जाती है, यानी एक बार सत्ता का पुनः अपहरण होता है नरसा नायक के द्वारा। और 1505 से 1565 तक तुलु वंश का शासन रहता है। तुलु वंश में नरसा नायक या वीर नरसिंह एक ही नाम है ने 1505 से 1509 तक शासन किया। इसके बाद इसके पुत्र राजा कृष्ण देव राय का शासन होता है, कि जो कि देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल है, यानी क्लासिकल एज कहा जा सकता है। तो इसके लिए फिर हम कल की कक्षा को देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य और राजा कृष्ण देव राय का काल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।